हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण पढ़ेंगे। राजनीति विज्ञान को पढ़ने के दो दृष्टिकोण हैं। दृष्टिकोण का तात्पर्य है किसी भी अध्ययन को करने की आपकी दृष्टि किस प्रकार की है, आप उसे किस तरह देखते हैं। राजनीति विज्ञान को पढ़ने की दो दृष्टिकोण हैं। पहला परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें परंपरागत या पुरातन या पुराने तरीके से राजनीति विज्ञान को देखा जा रहा है। आधुनिक राजनीति विज्ञान नाम से ही स्पष्ट है, अर्थात इसमें आधुनिक तरीके से राजनीति विज्ञान को किस तरह देखा जा रहा है उसका अध्ययन है। दोनों ही प्रकार के दृष्टिकोणों के बीच की सीमा रेखा है दूसरा महायुद्ध। दूसरा महायुद्ध जब विश्व में हुआ, दूसरा महायुद्ध प्रारंभ हुआ विश्व में 1 सितंबर 1939 को और 2 सितंबर 1945 को ये युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध का महत्व पूरे विश्व में इतना अधिक पड़ा कि बहुत सारी चीज़ें इस युद्ध के परिणाम स्वरूप परिवर्तित हो गई और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ जो हुई वो 6 अगस्त 1945 को और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बम डाला गया। इस घटना ने पूरे विश्व को हिला के रख दिया, क्योंकि पूरी दुनिया अभी तक ये जान ही नहीं पाई थी कि परमाणु बम की शक्ति किस प्रकार की है। तो पूरी दुनिया में इस द्वितीय महायुद्ध और परमाणु बम के गिराए जाने से लोग विज्ञान की शक्ति को देख के हतप्रभ रह गए और इसका असर राजनीतिक विज्ञान और उसके अध्ययन में भी पड़ा। इसलिए हम दूसरे महायुद्ध को एक सीमा रेखा की तरह मानते हैं कि दूसरे महायुद्ध से पहले जो कुछ हुआ वो पुरातन राजनीति विज्ञान का दृष्टिकोण है और जो दूसरे महायुद्ध के बाद जो दृष्टिकोण आया वो आधुनिक दृष्टिकोण कहलाता है। इस प्रकार से हम दोनों राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हैं। अब हम जानेंगे कि परंपरावादी विचारक कौन से हैं। अगर हम प्राचीन परंपरावादियों की बात करें तो इसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो आते हैं। मध्यकाल में ऑगस्टाइन, थॉमस एक्विनास आते हैं और आधुनिक परंपरावादियों में रूसो, लॉक, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हीगल, ग्रीन, गार्नर, ब्लंचली, एक्टर, सीले, पॉल जेनेट, लीकॉक, गिलक्राइस्ट, गैरेज, हरमन हेलर, लास्की, लियो स्ट्रॉस, एल्फ्रेड कोबन, एरिक वोगेलिन, माइकल ऑक्सफोर्ड और हन्ना अरेंट आते हैं। ये सभी परंपरावादी रहे प्राचीन काल से आज तक। आइए अब हम जानते हैं कि परंपरावादियों ने राजनीति की परिभाषा किस प्रकार की। मूलतः 4 प्रकार का विभाजन किया जा सकता है परंपरावादियों में। पहले समूह के जो परंपरावादी हैं वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य का अध्ययन है। दूसरे समूह के जो परंपरावादी हैं वो मानते हैं कि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है। जो तीसरा समूह है वे विचारक मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन है। और जो चौथे समूह में विचारक आते हैं उनका मानना है कि कुछ हद तक राजनीति विज्ञान में मानव तत्व का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले वो कौन से विचारक हैं जो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानते हैं। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति अंग्रेज़ी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स से हुई है और पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के शब्द पॉलिस से हुई है। पॉलिस का अर्थ है नगर राज्य। तो प्राचीन यूनान में नगर राज्यों के अध्ययन को ही राजनीति कहा गया। बाद में इन नगर राज्यों का जो स्थान था वो बाद के जो राष्ट्रीय राज्यों ने ले लिया और राष्ट्रीय राज्यों में जो नागरिक के कार्यकलापों के अध्ययन को राजनीति कहा जाने लगा। तो इस प्रकार कुछ विचारक जिसमें गार्नर, गैरिस और ब्लंचली हैं उनका मानना है कि राजनीति वास्तव में राज्य का अध्ययन है।
जैसा कि गार्डनर अपनी परिभाषा में कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य से ही होता है, तो इस प्रकार जो पहला समूह है परंपरावादियों का, वो राजनीति विज्ञान को राज्य का अध्ययन मानता है। परंपरावादियों का दूसरा समूह वो है जिसमें मुख्यतः सीले और लीकॉक आते हैं, और इनका मानना है कि राजनीति विज्ञान वास्तव में सरकार का अध्ययन है। उनका मानना है कि राज्य तो एक अमूर्त संस्था है, मूर्त संस्था तो सरकार है, और प्रत्यक्ष और मूर्त होने के कारण सरकार ही संप्रभुता का वास्तविक प्रयोग करती है। इसलिए राज्य का नहीं बल्कि सरकार का अध्ययन किया जाना चाहिए। चौथा समूह है परंपरावादियों का, जिसमें मेनली लास्की और हरमन हेलर आते हैं, जिनका मानना है कि मानव तत्व का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान के अंदर होना चाहिए। और उनका जो विचार है वो इस आधार पे है कि कोई भी संस्था या कोई भी सरकार जब कार्य करती है तो वो व्यक्ति के लिए कार्य करती है, तो उसका संबंध मानव से होता है। तो मानवीय तत्व पे उसका क्या असर पड़ रहा है या उसका प्रभाव किस प्रकार पड़ रहा है, अगर हम इसका अध्ययन नहीं करते तो फिर ये अध्ययन जो है वो हमारा अपूर्ण है। और इसलिए ये चौथे प्रकार के परंपरावादी ऐसा मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में मानवीय तत्व का भी अध्ययन होना चाहिए। तो इस तरह से मूलतः अगर हम पूरी परंपरावाद की एक परिभाषा का निचोड़ निकालें तो ज़्यादातर परंपरावादी ये मानते हैं कि राज्य, सरकार और उसके साथ ही कुछ हद तक मानवीय तत्वों का अध्ययन भी राजनीति विज्ञान में होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं परंपरावादियों की विशेषताओं की, और उनकी पहली विशेषता है दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन। अधिकांश परंपरावादी दर्शन शास्त्र से बहुत अधिक प्रभावित थे और इसीलिए वो दर्शन शास्त्र को राजनीति विज्ञान की उपशाखा के तौर पे देखते थे। उन्होंने उन दर्शन शास्त्रीय मान्यताओं का प्रयोग राजनीति में किया जो मूलतः दर्शन शास्त्रीय थी। जैसे उन्होंने ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक अधिकारों की बात की। दर्शन शास्त्र के साथ उनकी निकटता की वजह से ही शुरू के दौर में राजनीति विज्ञान को हम पॉलिटिकल फिलॉसफी या राजनीतिक दर्शन भी कहते रहे। उनकी दूसरी विशेषता भी इसी से जुड़ी हुई है और वो थी उनकी अध्ययन पद्धतियाँ। मूलतः परंपरावादियों की अध्ययन पद्धतियाँ दर्शन शास्त्रीय, नीति शास्त्रीय और तर्कशास्त्रीय अध्ययन पद्धतियाँ थी। जिन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग उन्होंने राजनीति में किया वो निगमनात्मक अध्ययन पद्धतियाँ थी। दर्शन शास्त्र में दो प्रकार की अध्ययन पद्धतियाँ पाई जाती हैं, आगमन और निगमन। दोनों ही एक दूसरे से उलट है। निगमन का अर्थ है वो अध्ययन पद्धतियाँ जिसमें नियम का निर्माण पहले किया जाता है और उन्हें उदाहरणों पे उसके बाद लागू किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूँ कि जैसे वो एक नियम बनाएं कि सभी मनुष्य नश्वर हैं और सुकरात मनुष्य है, इसलिए सुकरात नश्वर है। ये जो तरीका है निगमन का, यानी नियमों का निर्माण पहले करना और उसे उदाहरणों पे बाद में लागू करना, ये अध्ययन पद्धति परंपरावादियों के द्वारा प्रयोग में लाई गई। इसके अलावा जो अध्ययन पद्धतियाँ परंपरावादियों ने इस्तेमाल की वो थी ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, वर्णनात्मक, आदर्शात्मक और मानकात्मक। तो इस प्रकार ये चार अध्ययन पद्धतियाँ उन्होंने प्रयोग में ली। परंपरावादियों की एक अन्य विशेषता थी व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का अर्थ ये है कि ज़्यादातर परंपरावादियों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव और अपने दृष्टिकोणों से प्रभावित होकर राज्य की बात की या अपने सत्य को प्रस्तुत किया, और इसीलिए उनका जो दर्शन था वो बहुत हद तक उनके व्यक्तिगत सोच पे आधारित रहा। हर किसी ने अगर समान बात भी की तो वो उन्होंने अपनी उसकी व्याख्या अपने दृष्टिकोण से की। हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों ने मानव स्वभाव की बात की, लेकिन तीनों का जो रिजल्ट था वो उनके व्यक्तिगत मनोभावों से प्रभावित था। तो उन्होंने व्यक्ति केंद्रित, व्यक्तिनिष्ठ बात भी की और उसमें उनका व्यक्तिगत सोच भी बहुत अधिक परिलक्षित होता है, दिखता है। उनकी एक अन्य विशेषता थी मुख्यतः संकुचित अध्ययन।
अगर हम तुलनात्मक तौर पे देखें तो परंपरावादियों ने मुख्यतः पश्चिम की उदारवादी जो संविधान और शासन व्यवस्थाओं का अध्ययन किया, और वो भी पश्चिमी देशों में। उन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का या साम्यवादी देशों की व्यवस्थाओं के अध्ययन में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, और इसलिए एक पर्टिकुलर समय के बाद वो अध्ययन जो है बहुत संकुचित प्रतीत होने लगे। तो ये संकुचित अध्ययन भी बाद में उनकी एक कमी बनी। तो इस प्रकार से आज हमने जाना परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत किस प्रकार का था, वो किस प्रकार से समाज में पुष्पित और पल्लवित हुआ। आप अगर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।